हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मैं देवेंद्र ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड हम लोग कुछ सेट पेपर्स प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम तीसरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो पेपर 3 हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है, फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, फॉर set of natural number n, r is defined on n cross n, a comma b related to c comma d, double implies a plus d is equals to b plus c, then r is reflexive only, symmetry only, transitive only, or an equivalence relation। तो चलिए भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था भाई, a कॉमा b इज रिलेटेड टू a कॉमा b। मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये सी डी की जगह पे अगर ए बी कर देता हूँ एंड देखता हूँ कि क्या बनता है, और जो बनता है वो ट्रू बनता है कि फॉल्स बनता है। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, लाइक दिस रिलेशन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो यस सर, इट इज रिफ्लेक्सिव, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन, सिमेट्री। सिमेट्री आई थिंक होने ही वाला है क्योंकि एडिशन है। तो लेट्स से देख लेते हैं, यहाँ पे c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी कर देते हैं, क्योंकि a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है। तो सिमेट्री की कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे c प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस डी होना चाहिए। ओके, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि दिया है क्या हमें, दिया है a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब एडिशन है, a प्लस डी पहले लिखो बाद में लिखो डजेंट मैटर। यहाँ सी प्लस बी लिखो कि बी प्लस सी लिखो, दैट इज ऑल्सो डजेंट मैटर। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री दोनों हो रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों हो रहा है तो ट्रांजिटिव होगा ही, क्योंकि ओनली बोला हुआ है। खाली रिफ्लेक्सिव है खाली सिमेट्री ऐसा नहीं है, दोनों है। तो अगर दोनों है देन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ f ऑफ 2x प्लस 3y कॉमा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 24xy, तो f ऑफ xy का वैल्यू हमें ढूंढना है। इंटरेस्टिंग सा सम है, लेट्स सॉल्व दिस। तो f ऑफ 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y हमें दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 24xy। तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये हमारा समथिंग अल्फा ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, और इसको हम बी ले लेते हैं। चलिए, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ए, एंड यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू बी। अब इसको अगर मैं एलिमिनेट करूँ तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 6y बचेगा, एंड 6y इज इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिलेगा a माइनस बी अपॉन 6, लाइक दिस। अब ये a है एंड ये b है, तो इसका मतलब हुआ f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 24xy। ओके, तो y का वैल्यू हमें मिला है। y का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं एंड x ढूंढ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे 2x प्लस 3, y का वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2, विच इज इक्वल्स टू, सॉरी अपॉन 6, विच इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 3 टू ज़ा 6। नाउ टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग दिस, तो ये 4x प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 2a माइनस ए, तो a प्लस b बचेगा, जिसके ऊपर से हमें मिलेगा x विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय
4। ओके, तो अब यहाँ पे एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 24xy, ये हमारे पास इक्वेशन था। तो एफ ऑफ एक्स सॉरी ए कॉमा बी is equal to 24xy. Now plug in the value. So this is 24 a plus c by 4 and y का value is a minus b by 6. So 4 6 are 24 and 24 cancel. तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा a plus b a minus b, that is a square minus b square. अब ये जो है वो f of a comma b है, मुझे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी, अगर मैं ए को एक्स से रिप्लेस किया जाए एंड बी को वाई से रिप्लेस किया जाए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अवर ऑप्शन इज, कौन सा वाला आंसर भी? ऑप्शन सी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इजी है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। सिंपल है। मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स जो बनेगा वो आपका एफ इनवर्स वाई बन जाएगा, है ना। अभी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है और इसके ऊपर से हम एक्स को सब्जेक्ट बना देंगे, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को लेके। तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब एंड होल रेस टू 1/5, दिस इज इक्वल्स टू वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन बन जाएगा, मतलब 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब रेस टू 1/5 इज इक्वल टू साइन वाई बन जाएगा। अब यहाँ पे 1/5 पावर है, 1/5 पावर हटाने के लिए टेकिंग 5 पावर ऑन बोथ साइड, तो 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन रेस टू 5y। अब इसके ऊपर से हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, ये मत भूलना। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। ये 4 है, ये साइन रेस टू 5y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया जाए, मतलब 4 माइनस साइन रेस टू 5y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 का होल क्यूब। तो क्यूब हटाने के लिए टेकिंग 1/3 पावर, तो 4 माइनस साइन रेस टू 5y रेस टू 1/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। अभी x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस साइन रेस टू 5y एंड होल रेस टू 1/3। ये आपका f इनवर्स y बना। f इनवर्स y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस साइन रेस टू 5y रेस टू 1/3। अब सिंपल सी बात है, मुझे f इनवर्स x चाहिए, तो y की जगह पे हम x रिप्लेस कर देंगे। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस साइन रेस टू 5x रेस टू 1/3 विच इज अवर आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। 7 प्लस 4 माइनस साइन रेस टू 5, तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू ढूंढना है, मतलब उसके लिए पहले हमें x का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ही ये सेटिस्फाई होने वाला है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। बट अगर आप इतना ना सोच पाओ कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो आंसर 2 आएगा इसमें। तो टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाइड कर दो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये x को इधर ले लिया तो 2x बना, 2x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू मिलेगा 1, जैसे स्टार्टिंग में बोला था वैसे। अब मुझे क्या ढूंढना है? साइन इनवर्स x।
मतलब x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो तो इट इज साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 कब होता है? π/2। तो आंसर इज ऑप्शन बी, π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइट इजी, इनवर्स ट्रिक होगा। cos tan इनवर्स 4/5 दिया है, तो सिंपल है, ट्राइंगल बना देते हैं। तो 10 में 4/3, tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो 10 4/3 कब होता है? जब अपोजिट एंड एडजेसेंट, तो ये सॉरी यहाँ पे 3 है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ये हाइपोटेनियस जो है वो 5 होनी चाहिए। यहाँ पे बाहर कॉस है तो अंदर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो कॉस इनवर्स क्या लिख सकता हूँ? ये अगर मान लो कि मेरा थीटा है, तो कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं अपने, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये कॉस इनवर्स एंड कॉस हम हटा सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास आंसर? 3/5, विच इज अवर आंसर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोफैक्टर। ये तो बहुत इजी है। कोफैक्टर ऑफ -1, तो कोफैक्टर ऑफ -1 मतलब जगह ये है, तो कोफैक्टर मतलब क्या था? -1 रेज़ टू i+j इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये जगह है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 रेज़ टू 1+3 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम आप हाइड कर दो, तो जो बचेगा वो आपका माइनर 2, 7, 7 एंड -5। सो -1 रेज़ टू 4 इज 1, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो -10 -49, सो इट इज -59 विच इज अवर आंसर। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज, रेंज ढूंढना है हमें इसका। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट, ये जीरो होना चाहिए, थीटा नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो फर्स्ट रो से सॉल्व करता हूँ मैं, पहला एलिमेंट तो जीरो ही है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, साइन चेंज होगा सेकंड एलिमेंट का, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, तो क्या बचेगा आपके पास? टेन थीटा माइनस टेन थीटा, देन प्लस सेक थीटा, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करो, तो जीरो एंड प्लस सेक थीटा। तो ये तो हो गया जीरो, टेन थीटा माइनस टेन थीटा इज जीरो, सेक थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड हमें इनडायरेक्टली रेंज ऑफ सेक स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि सेक का वैल्यू -1 एंड 1 में नहीं होता, उसके अलावा होता है। तो अगर वो सारे नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो 1 to ∞, विच इज ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू 1011 देन a रेज टू n प्लस n-1 इंटू आई, इसको ढूंढना है अपने को। लेट्स से ए स्क्वायर क्या आता है, इसके ऊपर से हमें पता चलेगा 1011 का मल्टीप्लीकेशन इसके ही साथ 1101, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 0, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 1, एंड सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो 0 एंड 1, तो ये बनेगा 1201। अब ए क्यूब करते हैं, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए किया जाए एंड सिंप्लीफाई किया जाए, तो ए स्क्वायर अभी हमने ढूंढा 1201 एंड इंटू ए, तो 1111, सॉरी यहाँ पे जीरो है, 1101। नाउ सिंप्लीफाई दिस, अगर ये प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 0, 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 प्लस 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 1, तो दिस विल बी 1301।
लाइक दिस। तो अगर ए क्यूब है तो यहाँ पे 3 आता है, अगर ए स्क्वायर ढूंढा हमने तो अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आता है। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए रेस टू एन होगा तो फर्क खाली वहीं पे पड़ेगा, ये 1 n 0 1 आएगा। ओके, ये आपका ए रेस टू एन होना चाहिए। अब ढूंढना क्या था हमें, तो हमें ढूंढना है ए रेस टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई ढूंढना है। तो ढूंढ लेते हैं। अब ए रेस टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई करना है, तो एन माइनस वन इंटू आई जो करेंगे वो क्या बनेगा, यहाँ पे एन माइनस वन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे एन माइनस वन। ओके, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए रेस टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई। तो दिस इज ए रेस टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो ये 1 प्लस एन माइनस वन तो एन हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे एन, यहाँ पे बी एन। तो अगर मैं एन कॉमन निकाल दूं तो ये 1 0 1 1, तो वापिस से ए जैसा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, एन ए बन जाएगा। एंड हेंस ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वाइट सिमिलर। ए रेस टू 2015 ढूंढना है हमें। तो ए स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। सो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 प्लस 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 इज 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये भी 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो ये भी 2। तो इसकी जगह पे 2 कॉमन निकाल के हम 1 1 1 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर इज 2 इंटू 1 1 1 1। इसका मल्टीप्लीकेशन वापिस से 1 1 1 1 के साथ, तो वापिस से ये 2 2 2 ही आएगा। हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व करा हुआ है। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू, यहाँ पे 2 2 2 2, सो 2 कॉमन निकाल देते हैं तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 1। अब लॉजिक अप्लाई करो कि यहाँ पे ए स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 रेस टू 1 था, यहाँ पे ए क्यूब है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, बाकी में ये तो सेम ही है। तो हमें चाहिए ए रेस टू 2015। तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेस टू एक कम हो जाएगा, 2014 हो जाएगा। इनटू में जो मिलता है वो मैट्रिक्स तो सेम ही रहता है, ये वाला 1 1 1 1। एंड ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू 2014 इंटू ए। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू सी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो डू एंड ऑल्सो सी इज इक्वल टू 5a। तो ढूंढना हमें है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। चलिए बी हमें दिया हुआ है इसमें। तो b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। तो एक सिंपल सा छोटू सा लॉजिक आप याद रख लो कि अगर कोई मैट्रिक्स ए n क्रॉस n टाइप का है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस वन बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं b का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो ये 3 क्रॉस 3 टाइप का है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा।
अब मुझे बी का नहीं, एडजॉइंट ऑफ बी का स्क्वायर, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है, उसका वापिस से स्क्वायर करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 4 बन जाएगा। ओके। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है डिनोमिनेटर में। अब c इज इक्वल टू हमें फाइव ए दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू 125 डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हर एक रो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी। अब आप जब उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करोगे तो हर एक रो में से आप 5 कॉमन निकालोगे, मतलब 125 कॉमन निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू 125 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ c। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो न्यूमरेटर बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 4 एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा 125 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये कैंसिल होगा एक बार, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकाल देते हम एंड देखते हैं क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी, क्या था भाई हमारे पास, 102 एंड -1 2 1 एंड 1 -3 एंड 0। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1 -1 1 0 2 -3 एंड 2 1 0। ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट सिंपल तरीके से। फर्स्ट कॉलम से सॉल्व कर देता हूँ, या तो फर्स्ट रो से ही करोगे तो भी चलेगा। तो फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ये 0 +3, यहाँ पे साइन चेंज होगी तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करो। तो 0 एंड +6 +1, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करो तो 0 एंड -4। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो ये 3 +6 -4, तो क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब अपॉन 125, तो इट इज 125 अपॉन 125, सो आंसर इज 1। तो यहाँ पे आंसर 1 है हमारा, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ई रेज टू वाई दिया हुआ है, ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो d2y/dx2 इज इक्वल टू a बाय एक्स स्क्वायर है। तो a क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो e रेस टू y का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो e रेस टू y इंटू dy/dx विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, 1/x² का करेंगे तो x रेस टू -2, मतलब -2 आगे आ जाएगा, x रेस टू -3 बन जाएगा। तो ये क्या बचा हमारे पास, e रेस टू y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू -2e² अपॉन x³। अब e रेस टू y की वैल्यू है हमारे पास, तो e रेस टू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। e² अपॉन x² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू -2e² अपॉन x³। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं अपने। तो यहाँ पे ई स्क्वायर कैंसल, x² है और ये x³ है तो x बचेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू -2/x। तो अभी ये dy/dx है, इसको फिर से डेरिवेट करना है अपने को, d2y/dx2। तो फिर से डेरिवेट करेंगे तो -2 इज अ कांस्टेंट एंड 1/x का -1/x²। तो ये बना 2/x²। ओके। तो a अगर देखेंगे a/x² तो कंपेयर करेंगे इसको a/x² को इसके साथ 2/x² के साथ।
तो a का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 विच इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. dy dx of tan inverse 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर है. अब जिस तरीके से अपने को ऑप्शन दे रखे है उस तरीके से थोड़ा हम सोचते हैं यहाँ पे. तो ये tan इनवर्स, एक काम करते हैं, 2x की जगह पे हम 3x माइनस एक्स लिख सकते हैं. नहीं सॉरी, 3x माइनस एक्स नहीं, ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे तो 5x माइनस 3x लिखना पड़ेगा और नीचे 1 प्लस 5x इंटू 3x. तो अब ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जिसकी जगह पे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं. अब मुझे इसका डेरिवेट करना है, तो इसका डेरिवेटिव इज सेम एज इसका डेरिवेटिव. तो tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 25x स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव इज 5 माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव इज 3. तो 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर. ऑप्शन ए इज अवर आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इफ वी अप्लाई रोल्स थियरम तो c का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ एक्स दिया हुआ है. तो रोल्स थियरम क्या था कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो एफ डैश सी करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स करते हैं पहले. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स एंड 1 का तो 0 हो जाएगा. तो एफ डैश सी इज कॉस सी माइनस साइन सी विच इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर यहाँ पे टेन सी आएगा, लेकिन कैसे आएगा आप लोगों को बता देता हूँ. तो कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी, ये नीचे जाएगा तो टेन सी इज इक्वल टू 1. अब हमें इंटरवल कौन सा दिया है, पाई टू 3 पाई बाई 2, मतलब पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें एंगल चाहिए तो पाई प्लस पाई बाई 4 करना पड़ेगा. तो पाई प्लस पाई बाई 4 इज 5 पाई बाई 4. So according to the option B is our answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू 7. तो ऑप्शन के हिसाब से हम सोचते हैं तो x प्लस 4 की जगह पे x प्लस 3 प्लस 1 लिख देते हैं और ये x प्लस 3 रेज टू 7 एज इट इज. इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर. तो अब ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 रेज टू 8 प्लस ये बनेगा x प्लस 3 रेज टू 7 dx. ओके, तो अब ये सिंपल x रेज टू n की फॉर्मूला हो गई. तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 रेज टू 8 इज इक्वल टू x प्लस 3 रेज टू 9/9 प्लस यहाँ पे x प्लस 3 रेज टू 8/8 प्लस c. लेट्स चेक दी ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन इसके जैसा है. ओके, एक भी नहीं है. तो यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से हमें सोचे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 रेज टू 8 कॉमन निकलेगा. बचा क्या आपके पास, x प्लस 3 अपॉन 9 बचा प्लस 1 अपॉन 8 बचा. अब एलसीएम निकाल देते हैं. तो ये x प्लस 3 रेज टू 8, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 8x प्लस 24 प्लस 9 अपॉन 72. तो ये बना आपके पास x प्लस 3 रेज टू 8 एंड दिस इज 8x प्लस 33. सो लेट्स चेक दी आंसर, कौन सा आंसर है. 8x प्लस 33 अपॉन 72, सॉरी ये एलसीएम वाला 72 है ही हमारे पास. तो ये रहा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मैच करता है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. dx अपॉन x प्लस 3
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+2 दिया हुआ है। ये भी काइंड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही सोचना है हमें। तो x+2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि रूट है, रूट हटाना है हमें। तो डेरिवेट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2t dt बन जाएगा। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ये dx, ये x+3 है, x+3 मतलब क्या हो जाएगा, तो x+2+1 बन जाएगा, है ना। एंड x+2 क्या है हमारा, टी स्क्वायर है, तो ये बेसिकली t² + 1 है। ये रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब t, एंड न्यूमरेटर में dx की जगह पे रिप्लेस कर ही देते हैं, तो इट इज 2t dt। तो नाउ टी कैंसल, ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 1 dt, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस सी। अब t की जगह पे वापिस रख देते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ पे t की जगह पे वापिस रखेंगे तो x+2 का स्क्वायर रूट प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन डी, नहीं सॉरी उसमें 2 नहीं, ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वाइट इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू एक्स। तो एक काम करते हैं, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स। ये क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर कर लेता हूँ एक्स ई रेस टू एक्स को मैं टी, तो इसको डेरिवेट करूंगा तो x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव इज 1 dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर में dt सेट हो गया, देख लो भाई। तो ये न्यूमरेटर बना dt, नीचे बन गया cos स्क्वायर t। तो ये अब 1/cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर t dt। एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है, तो 10 होता है, तो ये 10t प्लस सी। अब t की जगह पे वापस, तो 10 t का वैल्यू क्या था, x e रेस टू x प्लस c, विच इज अवर आंसर। So according to the option, 10x e raised to x, option B is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। P of A union B दिया है, P of A दिया है, and further we are given that A and B are independent events, तो P of B ढूंढो। तो P of A union B वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। अब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B होगा। सो लेट अस रिप्लेस द वैल्यू। तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटू P of B, लाइक दिस। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। P of B ढूंढना है, P of A कितना है, 0.5 है, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस, यहाँ से P of B कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 माइनस P of A मतलब 1 माइनस 0.2। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 0.5 माइनस 0.2 तो ये 0.3 बनेगा, और अपॉन 0.8 आएगा विच इज इक्वल टू P of B। So we can say that P of B is equal to 3/8. So option D is our answer. Let's go for the next question. A couple has two children. If one of them is boy, the probability of that both are boys. So option A is 1/4, option B is 1/6, option C is 1/8, option D is 1/3. तो कपल हैज टू चिल्ड्रन, तो सिंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या तो फिर गर्ल गर्ल। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, सो उसको इवेंट E1 ले लेते हैं, तो E1 इज इक्वल्स टू BG GB एंड BB। एंड सेकेंड इवेंट ऐसा है कि बोथ आर बॉयज, तो दिस इज BB।
अब हमें ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज की विद रिस्पेक्ट टू वन चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो ढूंढना क्या हुआ हमें, तो हमें ढूंढना हुआ पी ऑफ ई टू गिवन बाय ई वन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई वन अपॉन पी ऑफ ई वन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे अपने ई टू एंड ई वन का, तो बी बी आएगा एंड उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/4 अपॉन पी ऑफ ई वन। तो पी ऑफ ई वन की प्रोबेबिलिटी 3/4, क्योंकि सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है। यहाँ पे ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 1/3। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज अवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्स का, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो सिग्मा ऑफ पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 + k + k + 3k² इज इक्वल टू 1। तो ये बना आपका 3k² + 2k -1 इज इक्वल टू 0। 3 1 ज़ा 3 फैक्टर कर देते हैं, तो ये 3k² + 3k -k -1 इज इक्वल टू 0। तो 3k -1 एंड k -1 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू निकालते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/3 और k इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन में 1 हमारे पास है नहीं, तो ऑप्शन में 1/3 है, तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is not a vertex of the feasible region bounded by the constraints? ओके, कंस्ट्रेंट्स दिए हमें, और कौन सा पॉइंट जो है वो फिजिबल रीजन में नहीं आएगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो 3x + 4y टेम्पररी इक्वल टू 18 लेना है। सेकेंड लाइन इज 2x + 3y टेम्पररी इक्वल टू 3 लेना है। अब यहाँ पे x एंड y, एक बार x 0 ले लो एंड एक बार y 0 ले लो। तो अगर x 0 लिया तो y इज इक्वल टू 9/2 आएगा, और अगर y 0 लिया तो x इज इक्वल टू 6 आएगा। सेम थिंग यहाँ पे x एंड y, एक बार x 0 ले लो एक बार y 0 ले लो। तो x 0 लिया तो y का वैल्यू 1 एंड y 0 लिया तो x का वैल्यू इज 3/2। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ एंड देखते हैं कि कौन सा वाला रीजन शेडेड होता है। ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे 9/2 है एंड ये जो है वो 6 है। सेकेंड लाइन में x इज 3/2 एंड y इज 1, तो सेकेंड लाइन कुछ ऐसा होगा। तो ये y का वैल्यू 1 और ये 3/2। अभी हमें क्या दिया है कि का लेस देन 3x + 4y वाली लाइन का एंड दूसरी लाइन का ग्रेटर देन, मतलब ये रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है। तो अभी ये जो 4 पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट है, वो बाउंड्री पॉइंट है। ये 6,0 है, ये 3/2, 0 है, ये 0,1 है एंड ये 0,9/2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा नहीं है। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट है, ऑप्शन के हिसाब से विच इज अ वर्टेक्स होना चाहिए, तो ये 6 0 जो है वो एक ही वर्टेक्स है हमारा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, थियरी टाइप ऑफ है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन इज अ फिजिबल solution of a linear programming problem। ऑप्शन ए दिया है हमें, must satisfy all the problems constraints simultaneously। ऑप्शन बी, need not satisfy the all the constraints, only some of them। ऑप्शन सी, must be a corner point of a feasible region, and option D, must optimize the value of objective function। तो ये थियरी टाइप का क्वेश्चन है एंड आप जब भी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली। सो दैट्स व्हाई उसी के ऊपर से हमारा फिजिबल सॉल्यूशन बनता है। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
तो क्वेश्चन 22 हमें ऐसा दिया है कि कॉस्ट फंक्शन दिया है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होगा, डीसी बाई डी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें फंक्शन सी का दिया है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कर देते हैं, तो 0.005 इंटू दिस बिकम्स 3x² माइनस 0.02 और ये 2x, ये 10x का डेरिवेटिव इज 10 एंड 1000 का डेरिवेटिव इज 0। ओके, व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, मतलब x का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे 20 रख देंगे, तो 0.005 यहाँ पे 3 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 0.02 यहाँ पे 2 इंटू 20 एंड प्लस 10। सो लेट अस सिंप्लीफाई एंड देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो सिंप्लीफिकेशन पे हमें आंसर मिलता है 15.2। ओके, तो हियर मार्जिनल कॉस्ट का आंसर इज ऑप्शन ए 15.2। ओके, मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो फंक्शन ऑफ कॉस्ट है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, दैट बिकम्स अ मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही एक मार्जिनल रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया जाएगा, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मेजर ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 3,2 बिटवीन दिस टू कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कर्व दिया है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप ढूंढ लेते हैं और उसको हम m1 बोल देंगे। स्लोप मतलब कोई भी कर्व का अगर आपको स्लोप चाहिए तो डेरिवेट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेट करते हैं अपने, तो इट इज 2x, यहाँ पे 2y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 4 एंड 1 का तो 0। सो दैट्स वाई dy बाई डी एक्स को अगर सब्जेक्ट बना दिया जाए तो 4 माइनस 2x अपॉन 2y। अब मुझे यहाँ पे 3,2 पे स्लोप चाहिए। यहाँ से ऑब्वियसली हम 2 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एट 3,2 तो इसको हम m1 बोल देंगे एंड x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 2 जा 4। तो 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 अपॉन 4, तो ये हो गया -1/2। ओके, चलिए अब सेकेंड कर्व हमें दिया हुआ है x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको डेरिवेट किया जाए तो इट इज 2x, यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से एंड सब्जेक्ट बना देते हैं, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, तो बचेगा कि आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे 2 2 कैंसल। ओके, एंड अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से m2 निकालूं तो x की जगह पे m2 मतलब dy बाई डी एक्स को हमने m2 बोल दिया, x की जगह पे हमें 3 रखना है एंड y की जगह पे 2 रखना है, तो इट इज 3 अपॉन 2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 3, ये m2 बन गया। अब मुझे एंगल चाहिए, तो टेन अल्फा वाली फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू कर्व, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, लेट्स प्लग इन द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई इट। तो ये बन जाएगा -1/2 -3 अपॉन 1 प्लस -1/2 इंटू 3। तो लेट अस सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -1 -6, एलसीएम वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो 2 -3 का मॉड्यूलस, तो दिस इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 1। सॉरी, यहाँ पे ये 2x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, मतलब ये -3 अपॉन 2 -1 आएगा।
एंड जो स्लोप है वो -3 आएगा। तो यहाँ पे ये +3 बन जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस। तो फाइनली अब अगर हम सोचे तो न्यूमरेटर में यहाँ पे +6 होगा, +6 -1, तो 5/5। तो दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड 10 में 1 कब आता है? तो अल्फा इक्वल टू π/4 होता है तब। तो जब भी आपके पास अल्फा इक्वल टू π/4 होगा, एट दैट टाइम, सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा था, तो इन दोनों के बीच का एंगल इज π/4, विच इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log e plus 0.1 with base e। तो जैसे हमने समझा था वैसे, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं। ये पूरा वैल्यू है, उसको हम एक्स कन्वर्ट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ई बन जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ई लेना पड़ेगा एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.1 लेना पड़ेगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे e एंड डेल्टा x की जगह पे 0.1 सब्सटीट्यूट करें, तो इट इज e प्लस 0.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ e प्लस डेल्टा x की वैल्यू अपने पास 0.1 एंड f डैश ऑफ e। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो f ऑफ e मतलब log e विथ बेस e प्लस 0.1 एफ डैश ई। अगर एफ एक्स लॉग एक्स है तो एफ डैश एक्स विल बी 1/x एंड x की जगह पे आपको e लिखना है, तो इट इज 1/e। लॉग ई विथ बेस e इज 1, ये 1/10 लिख सकते हैं, तो इट इज 1/10 e। सो हियर आंसर वुड बी 1 प्लस 1/10 e। So according to the option C is the answer. Next question, question number 25. Cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है एंड यहाँ पे कंपेयर करके हम a क्या वैल्यू लाना है। ओके, सो इट इज क्वाइट इजी। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल, अदरवाइज यूवीडीएक्स वाला रूल, तो रिकॉल कर लेते हैं। क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ यूवीडीएक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीयू बाई डीएक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएक्स डीएक्स। ओके, तो यहाँ पे u की जगह पे tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx होल dx। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 का इंटीग्रेशन इज 2x, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x एंड दिस इज 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x बन जाएगा dx। ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब f डैश x अपॉन एफ एक्स बन गया। तो f डैश x अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन था log मोड एफ एक्स, तो इट इज log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2 tan इनवर्स x माइनस log a, तो a का वैल्यू क्या? तो log a मतलब ये जो है वो आपका a है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हमारे पास e रेस टू 2x साइन 4x dx इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला ऐसी है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax साइन bx प्लस k इज इक्वल टू e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस k एंड माइनस b cos bx प्लस k. ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. यहाँ पे a का वैल्यू 2 होगा एंड b का वैल्यू 4 होगा, तो दिस इज इक्वल टू e रेस टू 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 2 साइन 4x प्लस b का वैल्यू इज 4 cos 4x प्लस c. ओके, सॉरी यहाँ पे -4. अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये e रेस टू ax मतलब e रेस टू 2x अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, तो 20 बन जाएगा. यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो साइन 4x माइनस 2 कॉस 4x प्लस सी. यहाँ पे 2 टेन जा 20 कैंसल, तो अब कंपेयर करेंगे, हमें वैल्यू ऑफ a निकालना है, तो कंपेयर करते हैं तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ये भी इजी है. इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है. एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन एक्स बचेगा और ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा. तो अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा. फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू x एफ एक्स होता है. तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट्स व्हाई ये एफ एक्स है एंड ये एफ डैश एक्स है. So answer is e raised to x fx. So it is 1 upon x plus c. So according to the option A is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है. फाइनाइट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x अपॉन fx प्लस 2a माइनस x दिया हुआ है. So property of finite integration a to b fx dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a प्लस b माइनस x होता है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो करी जाए तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2 है. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a, ये क्या बन जाएगा? f ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन x की जगह पे a प्लस b माइनस एक्स रिप्लेस करना है, मतलब x की जगह पे 0 प्लस 2a माइनस एक्स, मतलब 2a माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा. तो अगर x की जगह पे 2a माइनस एक्स रिप्लेस होता है तो 2a माइनस एक्स की जगह पे x बन जाएगा. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है उसको हम i कंसिडर करें तो ये इसके सिमिलर ही है. अब अगर हम 2i कर देते हैं तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i प्लस i करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं एंड 1 प्लस 2 करा, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऐड होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. अब 1 का इंटीग्रेशन इज x 0 to 2 है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट इज 2 है, ये 2i है, सो आई विल बी ए। सो आई मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आई था, अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इजी है। सो प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें। ऐसा कुछ था हमारे पास, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ इज ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला? तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लॉग ऑफ 7 - x अपॉन 7 + x। अब अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा, तो 7 + x अपॉन 7 - x। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 7 - x अपॉन 7 + x रेज टू -1 लिख सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 7 - x अपॉन 7 + x। एंड ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बनना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो ये जो है लॉग वाला टर्म, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है। सो ये माइनस बाहर है तो इट बिकम्स माइनस एफ एक्स। सो इट इज एन ऑड फंक्शन, एंड अगर ये ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का आंसर इज 0। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3x² + 2x + k dx इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये 3 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन इज x³ / 3। यहाँ पे 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन इज x² / 2 एंड k का इंटीग्रेशन इज kx। ये 0 to 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 कैंसल, यहाँ पे 2 2 कैंसल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाए तो x की जगह पे हम अपर लिमिट मतलब 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। तो x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 + 1 + k माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे k x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा सब कुछ। तो k + 2 इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -2 विच इज अवर आंसर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Find the area bounded by y-axis and line y equal to x, y equal to 2 and y equal to 3. So let us draw the line y equal to x in the graph. तो ये y equal to x line है। अब y equal to 2 line horizontal line होगी, something like this। ये y equal to 2 and ये y equal to 3। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया विच इज बाउंडेड विद द y axis। सो ये एरिया हमें ढूंढना है विच बाउंड्स विद द y एक्सिस। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कर्व का y एक्सिस में। तो इस लाइन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं y एक्सिस में, तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो आई विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x dy। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि y एक्सिस में चाहिए। तो यहाँ पे 2 to 3 x का वैल्यू क्या है, y है, तो y dy। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इट विल बिकम्स y² / 2 2 to 3। सो अप्लाई द लिमिट एंड सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो 9 - 4 इज 5। तो आंसर बिकम्स 5/2। सो 5/2 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कर्व y इक्वल टू x - x² एंड x एक्सिस। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू x - x² ले लेंगे। ओके, एंड इसमें से हम x के वैल्यूज निकालेंगे तो x कॉमन, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1।
तो इसको हम 0 to 1 में इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये जो कर्व है वो पैराबोलिक कर्व है। ओके, तो आई विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, किसको इंटीग्रेट करना है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। सो लेट अस सिंप्लीफाई, यहाँ पे आंसर लाते हैं तो x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए तो x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 ही होने वाला है। एलसीएम लेते हैं तो 3 माइनस 2 1/6। ओके, तो एरिया इज इक्वल्स टू मोड आई विच इज इक्वल टू 1/6। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the solution of the differential equation dy by dx का होल स्क्वायर माइनस x इंटू dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन कि अगर फर्स्ट ऑप्शन आंसर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन का dy by dx निकालते हैं तो इट विल बी 4। मैं ये dy by dx की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके चेक करता हूँ कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो dy by dx का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4x प्लस y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू 4x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4x कैंसल, 16 आंसर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं है। लेट्स गो फॉर द ऑप्शन बी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ऑप्शन बी का। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है। लेट्स गो फॉर दी ऑप्शन सी। यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ऑप्शन सी का dy बाई डी एक्स इज 4x। लेट अस सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर इज 16x स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे रखेंगे तो 4x स्क्वायर एंड प्लस y का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 4 है। सो ऑब्वियसली ये 0 तो लग ही नहीं रहा, तो ये 0 नहीं होने वाला, मतलब ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। तो ऑब्वियसली अब ऑप्शन डी से ही सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, पर फॉर दी फॉर्मेलिटी हम चेक कर लेते हैं, कहीं शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो ऑप्शन ए बी सी चेक करने में, तो हो सकता है कि हमारा डी हमें सही रास्ता दिखा दे। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 4 तो कांस्टेंट है तो वो 0 बन जाएगा। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज 4 माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स मतलब 2x प्लस y की जगह पे क्वेश्चन में दिया क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यस सर ये 0 दे रहा है, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी जो है इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा हुआ है। d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई। यहाँ पे log ऑफ dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स के ऊपर log अप्लाइड है, सो दैट्स वाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब ए बी सी जितने भी हम अननोन कांस्टेंट्स रखते हैं दे आर कॉल्ड आर्बिटरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कब आया होगा, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब फाइंड आउट करते हैं तब क्या करते हैं, तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेट करो तो उसका ऑर्डर वो आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर सेकेंड है तो ऑब्वियसली उसके पास दो आर्बिटरी कांस्टेंट होने चाहिए, पर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन है एंड सेकेंड ऑर्डर है, सो दैट्स व्हाई आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, आई कैप माइनस 2 √2 जे कैप प्लस के कैप का। तो ये वेक्टर इसका 1 माइनस √2 एंड 1 हुआ,
लेट्स से दिस इज इक्वल टू एक्स वेक्टर, सो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 + 1, सो दिस बिकम्स 2। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस √2/2 इज -1/√2 एंड 1/2। So direction cosine will be option B. Okay. चलिए next question, question number 37. So question is component of projection of vector 2i cap plus j cap plus k cap on -4i cap -2j cap plus 4k cap. इसको हम a वेक्टर ले लेते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap प्लस j cap प्लस k cap एंड इसको हम b वेक्टर ले लेते हैं। तो b वेक्टर इज -4i cap -2j cap एंड प्लस 4k cap। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड बी वेक्टर। सो लेट अस सिंप्लीफाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में a डॉट b रखना है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू -4 इज -8 प्लस 1 इंटू -2 दैट बिकम्स -2 एंड ये 1 इंटू 4 तो इट बिकम्स 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मोड बी, तो ये 16 प्लस 4 प्लस 16। सो न्यूमरेटर में -10 + 4 इज -6 एंड डिनोमिनेटर में 16 + 16 32 प्लस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट इज 6, 6 6 कैंसल, तो आंसर इज -1। सो कंपोनेंट इज -1, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वेरी इजी। वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लाइन लिखना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसको पहले ये जो सिमेट्रिक फॉर्म है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये x -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू y -3/2 अपॉन 5/2 इज इक्वल टू z -0 अपॉन 2। तो ये लाइन के ऊपर का पॉइंट हुआ 3, 3/2 एंड 0। ओके, तो वेक्टर फॉर्म क्या था, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर वेर लैम्बडा बिलोंग्स टू r। यहाँ पे कांस्टेंट k यूज करा हुआ है, सो लेट अस यूज कांस्टेंट k। तो kb वेक्टर एंड k बिलोंग्स टू r। सो वेक्टर a अगर सोचे तो a वेक्टर इज इक्वल टू 3, 3/2 एंड 0 एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू -3, 5/2 एंड 2। सो यहाँ पे a वेक्टर की जगह पे 3, 3/2, 0 प्लस k इंटू -3, 5/2 एंड 2 वेर के बिलोंग्स टू आर। सो अगर देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, जो ऑप्शन है उसमें डायरेक्शन कुछ अलग है। तो एक काम करते हैं, उसको पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बाहर k है, k इज एनी कांस्टेंट, तो जो 2 से डिवाइड करके यहाँ पे k/2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद k कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 5 एंड 4। So according to the option 3, 3/2, 0 plus k into -6, 5 and 4. So option C is the answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ये लाइंस जो है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, स्क्यू है, क्या है ये बताना है। सो यहाँ से फर्स्ट लाइन L1 के लिए हम लोग पॉइंट निकालते हैं A1 उसके ऊपर का। तो A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड -1
एंड इसका डायरेक्शन निकाल दिया जाए b1, तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन 1, तो 1 1 3 बन जाएगा। ये सेकेंड लाइन L2 ले लेते हैं, तो ये जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। सो यहाँ पे a2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 1 2 बन जाएगा। एंड यहाँ से b2 वेक्टर मिलेगा हमें, तो 0 3 एंड 1 मिलेगा। अब लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है क्योंकि b1 क्रॉस b2 जीरो नहीं हो रहा है। सो वी नीड टू चेक दैट a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2, अगर ये जीरो होता है या जीरो नहीं होता है इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो a1 माइनस a2 करेंगे हम यहाँ पे, तो a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 0 minus 2 is minus 2, 1 minus 1 is 0, minus 1 minus 2 is minus 3. So this is equal to determinant of minus 2, 0, minus 3. B1 vector is 1, 1, 3 and B2 vector is 0, 3, 1. Let us solve this and देखते हैं कि क्या आंसर है। तो -2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड कर दिया जाए, 1 माइनस 9 इट इज -8, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे -3 इंटू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड करेंगे तो 3 माइनस 0। सो ये वॉट एवर द आंसर, आंसर इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, है ना। तो लाइन्स आर स्क्यू, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है हमें। सो यहाँ पे प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने के लिए पहले तो दोनों के नॉर्मल सेम होने चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट प्लेन इज 12x माइनस 6y प्लस 4z माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन जो है अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 12x माइनस 6y प्लस 4z माइनस 2 is equal to 0. A perpendicular distance between two plane P is equal to mode of d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square. That means डिनोमिनेटर में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड है। तो d1 माइनस d2 करेंगे तो -21 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, b स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर इज -6 का स्क्वायर इज 36 एंड c स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16। सो न्यूमरेटर में 19 आएगा, डिनोमिनेटर में 144 प्लस 36 प्लस 16 करे तो 196 का स्क्वायर रूट। सो दैट इज इक्वल टू 19/14। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस पेपर 3 भी खत्म होता है। प्लीज शेयर द वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, एंड अगर कुछ भी अपडेशन चाहते हो तो ऑब्वियसली कमेंट करना भूलना ही मत। आप अप्रिशिएट करोगे कमेंट में तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।